तो दोस्तों आज हो गया 1 जनवरी 2023। बिहार समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। इसमें वो नफरत को मिटाने और प्यार बांटने का संदेश दे रहे हैं। यात्रा की शुरुआत से ही राहुल गांधी सिंपल व्हाइट हाफ टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड होने के बाद भी जैकेट और स्वेटर के बजाय सिर्फ टी शर्ट में दिखने की वजह से चर्चाएं होने लगी। दिल्ली में राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें अभी ठंड नहीं लग रही है और वे सर्दी से डरते भी नहीं हैं। असम सरकार ने 4 मौजूदा जिलों को अन्य के साथ विलय करने और 14 इलाकों की सीमाएं फिर से तय करने का फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने यह कदम विधानसभा और संसदीय सीटों के लिए परिसीमन एक्सरसाइज शुरू करने की चुनाव आयोग की समय सीमा से एक दिन पहले उठाया है। 27 दिसंबर को आयोग ने 126 विधानसभा और 14 संसदीय सीटों के नए सिरे से परिसीमन की घोषणा की और 1 जनवरी से नई प्रशासनिक यूनिट्स के गठन पर रोक लगा दी थी। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि किसी की मजाल नहीं है कि वो भारत की सीमा में घुस पाए। अमित शाह ने कहा है कि मुझे भारत चीन सीमा की लेश मात्र चिंता नहीं होती। इसकी वजह है आईटीबीपी के जवान, जिन्हें हम वीर भी बुलाते हैं। जब आईटीबीपी के जवान सीमा पर गश्त कर रहे हैं, वहां पर कैंप कर रहे हैं, तो किसी की भी मजाल नहीं है कि सीमा पर 1 इंच जमीन पर भी कब्जा कर पाए। आपको बता दें कि ये बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कार्यरत मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 5% की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 1 नवंबर 2022 से की गई है। सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से राज्य सरकार पर 4.10 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस निर्णय से मनरेगा के अलग अलग पदों पर कार्यरत कर्मियों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ 49 दिन के भीतर लाइसेंस देने का प्रावधान कर दिया है। इसके लिए पहले की तरह 28 दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता भी नहीं होगी। सूत्रों ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस चलाने वालों के लिए दिल्ली में लाइसेंस लेना काफी परेशानी भरा होता था। इसे लेकर उपराज्यपाल द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसे वक्त में मुलाकात की है जब छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला किया है। पीएम मोदी के साथ बैठक में क्या बातचीत हुई, इस बारे में जानकारी देते हुए बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता के हित से जुड़े अनेक विषयों पर प्रधानमंत्री के साथ सार्थक चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि बुलडोजर से डरा रही सरकार के खिलाफ अब सड़क पर संघर्ष होगा। निकाय चुनाव में आरक्षण और भ्रष्टाचार मुद्दे पर सरकार को बेनकाब किया जाएगा। प्रदेश सरकार निर्दोषों के घरों पर बुलडोजर चलाकर भय का माहौल बना रही है। सपा सरकार प्रदेश में आने पर फर्जी मुकदमे वापस होंगे। बसपा का सपा में विलय होने के बाद शनिवार को पहली बार शहर आए शिवपाल यादव ने कहा है कि बेगुनाहों के मकान पर बुलडोजर चलाना लोकतंत्र में भविष्य के लिए ठीक नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पटना में ज्ञान भवन में उन्होंने कहा है कि नए भारत के नए पिता की बात कही जा रही है। पीएम की तरफ इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि आखिर उन्होंने भारत के लिए क्या ही किया है। सिर्फ प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देश में विकास का कोई भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन प्रचार प्रसार जमकर हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस महीने बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र से पहले ही ऐसा कर सकते हैं। इसे इस साल अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। साथ ही ये भी दलील दी जा रही है कि मंत्रिमंडल से मुक्त होने वाले मंत्रियों को संगठन के कामकाज में लगाया जाएगा। अनुमान जताया जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद यह फैसला हो सकता है। उत्तर भारत इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। यूपी, बिहार, दिल्ली, एनसीआर समेत कई इलाकों में सर्दी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिम से बहने वाली सर्द हवाओं और कोहरे से धूप की तीव्रता में कमी आई है। इस वजह से उत्तर पश्चिम भारत में पिछले दिनों में शीतलहर और सामान्य से कम तापमान का दौर देखने को मिला है। वरिष्ठ नेता और नवगठित डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस में लौटने का कोई इरादा नहीं है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने इस साल कांग्रेस के साथ अपने 52 साल पुराने जुड़ाव को तोड़ दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके अनुभवी राजनेता ने पीटीआई से कहा है कि पुरानी पार्टी में उनकी वापसी का सुझाव कांग्रेस में कुछ निहित स्वार्थ वाले नेताओं द्वारा किया गया है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
मां हीराबेन के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले से तय कार्यक्रमों को स्थगित नहीं किया। सुबह ही अहमदाबाद पहुंचने के बाद वो मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, मां को अंतिम विदाई दी और फिर गुजरात राजभवन पहुंचकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही कार्यक्रमों में शामिल हुए। पीएम मोदी ने हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने संबोधन भी किया। राहुल गांधी साल 2024 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे, ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कही है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना भी की। कमलनाथ ने कहा कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी होंगे। उन्होंने पीटीआई भाषा को ईमेल के माध्यम से दिए इंटरव्यू में ये भी कहा है कि राहुल गांधी सत्ता की नहीं बल्कि जनता की राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि पार्टी पिछले 20 दिनों में अपने पार्षदों द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी देने के लिए शनिवार को भाजपा के 15 साल बनाम आम आदमी पार्टी के 3 सप्ताह अभियान की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी पिछले 20 दिनों में अपने पार्षदों द्वारा किए गए कार्यों पर एक रिपोर्ट साझा करेगी। चीन में कोरोना वायरस के मामलों में हुई बढ़ोतरी ने दुनिया भर को टेंशन दे दी है। भारत सरकार भी कोविड-19 के खिलाफ लोगों को सतर्क करते हुए कई तरह की तैयारियां कर रही है। अब एम्स दिल्ली के पूर्व प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि लोगों को जनवरी के तीसरे हफ्ते तक सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत पैनिक वाली स्थिति अभी नहीं है, लेकिन छुट्टियों के चलते कोरोना मामलों के बढ़ने की आशंका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना ली है। गुरुवार को उन्होंने खुलकर कहा कि वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को भी भाजपा जैसा ही बताया है। अखिलेश यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि हमारी पार्टी की विचारधारा अलग है, भाजपा और कांग्रेस एक ही है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे तो भारत जोड़ो यात्रा का न्योता भी नहीं मिला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने लोधी समुदाय से कहा है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को वोट देने के लिए स्वतंत्र है। भारती खुद लोधी समुदाय से ही ताल्लुक रखती है, जो ओबीसी कैटेगरी में आता है। आपको बता दें कि उमा भारती के इस संदेश के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से लोधी समुदाय बीजेपी का ही वोट बैंक रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद गुरुवार को मथुरा पहुंचे। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि महात्मा गांधी ने सीख दी थी कि भगवान सबके हैं, हम उनकी सीख पर चलते हैं, ना कि भाजपा और आरएसएस की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर। आपको बता दें कि राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले बयान पर उन्होंने कहा है कि मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी मजहब समान हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दलितों पिछड़ों के आरक्षण के मामले में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए बृहस्पतिवार को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को इन सभी दलों से सावधान रहने की अपील की है। यूपी की योगी सरकार को दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी करार देते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। गुरुवार को लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो वो सदन बुलाकर अपना पक्ष रखे।